अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हस्सी टीवी। क्या इंसान वाकई चाँद पर गया है? बहुत सारे लोगों के ज़हन के अंदर ये सवाल है, लेकिन उनको कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता कि यार आज लोग इतने सारे मुल्क चाँद पर जाने की बात करते हैं, जैसे चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया और इवन कि इंडिया ने भी अपना चंद्रयान मिशन भेजा जो कि फ़ेल हो गया बुरी तरह से। तो लेकिन रियलिटी क्या है? क्या इंसान चाँद पर जा सका है? और अगर नहीं तो अभी तक ये कोशिशें क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये कोशिशें तो आज से 50 साल पहले 1969 के अंदर भी हो रही थी और उस टाइम तो कहते थे कि हम सक्सेसफुली चांद पर लैंड कर चुके हैं। फिर ये क्या तमाशा लगा हुआ कि एक के बाद एक दूसरा कंट्री जाता ही जा रहा है चांद के ऊपर। और दूसरा सवाल कि 50 साल गुजरने के बावजूद अब तक चांद पर दोबारा कोई क्यों नहीं गया? अगर पहले इंसान गए थे तो अब इंसान क्यों नहीं गए? ये बहुत एक अहम सवाल है। इसके बारे में डिटेल आपके जो भी सवाल हैं मून लैंडिंग के हवाले से वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा और यकीनन आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो को देखने के बाद। पहली चीज़ ये है कि अपने दिमाग के अंदर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि हम यहाँ पर इंसानों के चाँद पर जाने की बात कर रहे हैं, मशीन्स के नहीं। क्या मशीनों और इंसानों का स्ट्रक्चर सेम है? मशीन्स भी इंसानों की तरह खाती हैं, उनकी भी लाइफ होती है। मशीन्स का मैकेनिज़्म टोटली डिफरेंट है। वो मशीन्स हैं, हम इंसान हैं। मशीन्स जा सकती हैं और मशीन्स चांद पर जा भी चुकी हैं। ऑटोमेटिक रोबोट्स जा चुके हैं, मशीन्स जा चुकी हैं, रोवर्स जा चुके हैं, सैटेलाइट्स जा चुकी हैं, लेकिन इंसान नहीं गया। इसी चीज़ को क्लियर करना चाह रहा हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। लेकिन नासा ने जो मून लैंडिंग के सबूत दिखाए हैं और जो मून लैंडिंग के बारे में वो बात करता है 1969 में, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में कहते हैं कि वो $1 बिलियन इन्वेस्ट करने के बाद वो लोग चांद पर गए, उसकी रियलिटी क्या है? देखिए, चांद पर जाने की मिसाल को आप इस तरह से कुछ समझ लें कि एक जगह मैंने नहीं देखी हुई, मुझे नहीं पता कि उस जगह के बारे में कुछ आइडिया भी नहीं है और मुझे पता है कि मैं कभी वहाँ जा भी नहीं सकता। एक एग्जांपल ले लें तो मुझे उस जगह के बारे में कोई भी शख्स आकर बता दे कि यार वहाँ पर जिन भूत रहते हैं, यार वहाँ पर तो इस तरह की ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ें हैं जो आप बिलीव नहीं कर सकते, तो मुझे चाहते ना चाहते हुए मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद तो वहाँ जाकर वेरीफाई नहीं कर सकता। तो नासा ने भी कुछ ऐसी गेम खेली कि लोगों को ये चीज़ें बताई कि यहाँ पर वैसा है, वहाँ पर ऐसा है, चांद पर ये है, वो है। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बना के पेश किया कि हमें तो वेरीफाई करने के लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास। जिन लोगों ने वेरीफाई किया उन्होंने सवाल उठाए और उनको कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट। तो आज इसी से रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में हम बात करेंगे। नासा ने जो सबूत पेश किए थे मून लैंडिंग के हवाले से 1969 के, जो सवाल उठाए गए थे मुख्तलिफ रिसर्चर्स की तरफ से, साइंटिस्ट की तरफ से और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की तरफ से, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उनके सवालों के बारे में हम जानेंगे और जानेंगे कि किस हद तक इसमें रियलिटी है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली चीज़ ये समझ लें कि जो मून लैंडिंग के हवाले से सबसे ज़्यादा सबूत दिए जाते हैं वो ये कहा जाता है कि इंसान दोबारा से चांद पर क्यों नहीं गया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत महंगा है। 1969 में जब इंसान गया था तो उसके बाद हमें $1 बिलियन चाहिए। हालांकि आज के दौर में तो कॉस्ट कम हो जानी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, हम दोबारा इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इतना पैसा लगा नहीं सकते चांद पर जाने के लिए। सो अब हम मार्स पर जा रहे हैं लेकिन चांद पर नहीं जा सकते। हाउ इनलॉजिकल इज़ दैट कि हमें मार्स तक जाने के लिए चांद बेहतरीन ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि चांद दरमियान में पड़ता है। हम पहले चांद पर जा सकते हैं, वहाँ से अपनी कॉलोनीज़ बनाने के बाद वहाँ से हमें फ्यूल भी मिल सकता है, तैयारी भी कर सकते हैं मार्स पर जाने के लिए। ये हमारा दरमियान में रास्ता पड़ता है, लेकिन हम वहाँ से नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट मार्स पर जाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। वाई? बिकॉज मून लैंडिंग वाज फेक। ये मैं नहीं कह रहा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं और एक कॉमन सेंस और लॉजिक कहती है इस बात को। नासा ये सबूत भी देता है कि जब वो लास्ट टाइम मून लैंडिंग के लिए गया था तो उसने एक मिरर रखा था वहाँ पर, और आप ज़मीन से अगर यहाँ पर लाइट मारें चांद के ऊपर एक स्पेसिफिक एरिया से तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप किसी मशीन या किसी रोवर से भी वहाँ पर रख सकते हैं अगर ये पॉसिबल है, अगर आपने वाकई रखा है और ये काम भी करता है तो। लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि ये काम करता है, तो इसका मतलब तो ये तो कोई मशीन भी रख सकती है, रोवर भी रख सकता है। क्या सबूत है कि इंसान ने रखा है? अगर है तो उसकी कोई वीडियो होनी चाहिए, जो कि नहीं है। इंसानी तारीख की इतनी बड़ी कामयाबी, हमने मून लैंडिंग कर ली, लेकिन नासा के पास जो वो पत्थर लेकर आए थे, जो वो रिसर्च पेपर्स थे उनके पास, जो मशीन का डिज़ाइन था, कुछ भी नहीं है इनके पास। कद्दू है कद्दू, समझ रहे हो? कोई रिकॉर्ड नहीं है नासा के पास, सब कुछ ज़ाया हो चुका है। वाई? इंसानी तारीख की इतनी बड़ी कामयाबी के सबूत ऐसे ख़त्म हो गए? कितनी अनबिलीवेबल बात है ये। लेकिन नहीं, अभी तो हमारे सवालों का सिलसिला शुरू हुआ है। अभी तो हम जानने वाले हैं इतनी ऐसी माइंड बॉगलिंग फैक्ट्स कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या है, क्या लिखा हुआ हमारे माथे पे।
अच्छा, जो मोस्टली एक कॉमन पेश की जाने वाली थ्योरी है वो ये है कि रशिया जो उस वक्त के सोवियत यूनियन थी, यानी कि बहुत सारे मुल्कों का एक गठजोड़ था, रूस के साथ जो कंट्रीज थे उसके, सोवियत यूनियन का और अमेरिका की आपस में बड़ी टसल चल रही थी, दोनों सुपर पावर बनने के चक्करों में थे। तो सबसे पहले सोवियत यूनियन ने अपना एक रोबोट वहाँ पर भेजा जो चांद की सतह पर ऑफिशियली लैंड हुआ, उसका नाम था ल्यूना 2। उसके बाद अमेरिका ने अपनी इज़्ज़त बहाल करने के लिए, अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए कि हम भी टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है और हम सुपर पावर बनने का दावा करते हैं और हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी का, फिर उनकी गैरत पर सवाल आया तो उन्होंने फ़ौरन से मून लैंडिंग ऐसी ठाप आ करके दिखाई कि उन्होंने कहा कि अब हम लैंड करके दिखाएंगे, आपने रोबोट भेजे, हम इंसान को उतार के दिखाएंगे। तो लोगों का मानना है कि ये स्पेस रेस की वजह से हुआ। अमेरिका ने झूठ बोला लोगों से, अपने ही लोगों से झूठ बोला, लेकिन एक्चुअली में कोई भी इंसान चांद की सतह पर आज तक कदम नहीं रख सका। ये जो फुटेजेस पेश की जाती हैं सबूत के तौर पे, ये स्टूडियो के अंदर इसको फिल्माया गया है किसी प्रोफेशनल स्टूडियो के अंदर और हूबहू वैसा बनाने की नाकाम कोशिश की है, लेकिन जिन लोगों को इसकी बारीकियों के बारे में पता है उन लोगों ने इसको पकड़ लिया। अमेरिका के अंदर एक पोल करवाया गया, एक सर्वे करवाया गया कि आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका चांद पर जा चुका है या ये मून लैंडिंग एक जस्ट एक फेक थी एक स्पेस रेस की वजह से। तो 20% अमेरिकन ये कहते हैं, 100 में से 20 लोग ये कहते हैं कि हमें बिलीव नहीं है कि नासा चांद पर गया था, इट्स टोटली फेक। लेकिन उसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, इससे पहले भी एक वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आज कुछ नए पॉइंट्स के साथ मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और वो पॉइंट्स अपना दिमाग में सबसे पहले याद रखिएगा कि हम यहाँ पर इंसानों की बात कर रहे हैं, रोबोट्स की बात नहीं कर रहे। रोबोट्स का ताल्लुक डिफरेंट है और ये हम मानते हैं कि सैटेलाइट्स जा चुकी हैं और रोबोट्स जा चुके हैं, रोवर्स जा चुके हैं, क्योंकि उसी की वजह से आज हम सैटेलाइट यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं, GPS चल रहा है और हमने बड़ी तरक्की की है इस स्पेस रेस की वजह से। लेकिन जहाँ तक इंसानों की बात है तो वो टेक्नोलॉजी हम अब जाकर कहीं डेवलप करें इंसानों को भेजने की, लेकिन शायद फ्यूचर में किसी टाइम हम इंसानों को चांद पर भेज सकें। लेकिन फ़िलहाल तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। अभी तक हम प्लान कर रहे हैं। अगर चांद पर गए थे तो मार्स पर जाने के लिए इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? मार्स का भी बहुत ज़्यादा फासला है, करोड़ों किलोमीटर है वो, ज़ाहिर है। चांद तकरीबन 3.5 लाख किलोमीटर के फासले पे है, तो फ़र्क तो है, लेकिन ज़ाहिर है कि टेक्नोलॉजी तो सेम यूज़ होनी है, थोड़ी सी इनोवेशन की ज़रूरत थी, तो उसमें 50-60 साल क्यों लग गए हैं? ये एक बड़ा एक कंफ्यूजिंग सा सवाल है। तो जी जो फुटेजेस पेश की गई हैं अपोलो मिशन की, अपोलो 11 जो चांद पर लैंड हुआ था, उसका जो झंडा जब अमेरिका ने अपना चांद की सरजमीन पर लहराया तो वो एक जगह से निकाल के तो जब उसको लगा रहे हैं तो वहाँ पर झंडा वेव कर रहा है। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर का मतलब ये है कि चांद पर हवा नहीं है। जब हवा नहीं है तो वो झंडा वेव कैसे कर रहा है? उसमें कोई जिन्नात की रूह आ गई है, वो कैसे हिल रहा है वहाँ पर इन्वायरमेंट के बगैर, जब वहाँ पर हवा नहीं है? और उसका सबूत ये भी है कि चांद पर कहते हैं कि जो शख्स आज तक गया है उसके पाँव के निशान भी मौजूद हैं, नासा कहता है, क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंट नहीं है, हवा नहीं है उनके पाँव की मट्टी को हिलाने के लिए, ताकि वो स्टेप गायब हो जाए। तो भाई झंडा कैसे हिल गया? आप फुटेज में खुद देख लें। दूसरी चीज़, लैंडिंग के लिए जो थ्रस्ट इस्तेमाल होता है, थ्रस्ट कहते हैं इंजन के नीचे जो जगह बनी होती है जहाँ से आग निकलती है, वो प्रेशर से जो प्रेशर डालती है लैंडिंग के लिए, तो उसको थ्रस्टर बोलते हैं, ताकि वो प्रेशर से ना उसकी स्पीड को कम कर दे नीचे उतरते हुए, और तेज़ी से आता हुआ रोवर जो है चांद की सतह पर उतर रहा है वो इजीली स्लो स्पीड के अंदर लैंड कर सके। तो थ्रस्टर को जब उतारा गया था अपोलो मिशन के दौरान, तो जहाँ पर वो लैंड किया था उसने, वहाँ उसके लैंड करने का या थ्रस्टर के निशान, यानी आग जो उसको उतार रही थी, थ्रस्टर की जो प्रेशर था उसके कोई निशान मौजूद नहीं है। बिल्कुल फ्लैट और साफ़ सुथरी ज़मीन मौजूद है। हालांकि इतना बड़ा रॉकेट और इतनी बड़ी एक मशीन उतर रही हो तो साफ पता चलता है आसपास की चीज़ें बिखर जाती हैं, जैसे कि आप देखते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर भी ऐसे होता है। चलो वहाँ पर हवा भी नहीं है, पत्थर इधर उधर हो जाने चाहिए थे या कुछ ना कुछ हिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नासा से जब ये पूछा गया तो कहते हैं कि जनाब हमारे तो ये पत्थर बड़े स्ट्रॉन्ग थे जिस पर हमने लैंड किया, इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो एक स्ट्रॉन्ग पत्थर था, बहुत सख्त था, जिसके ऊपर हमने लैंडिंग किया, तो इस वजह से उसको कुछ नहीं हुआ। ये कैसा इनलॉजिकल सा जवाब है कि वहाँ पर सख्त पत्थर की वजह से उसके कुछ इन्वायरमेंट को भी फ़र्क नहीं पड़ा, उस ज़मीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये समझ में नहीं आती बात। एक बहुत ही मशहूर पॉइंट के जब आप देखते हैं कि मूवी को दिखाया गया है मून लैंडिंग की, उस पर जगह जगह से मुख्तलिफ लाइट सोर्स आ रहे हैं, यानी कि जैसे एक स्टूडियो के अंदर होते हैं, कभी एक लाइट यहाँ से होती है स्टूडियो के अंदर, एक लाइट यहाँ से होती है, एक फ्रंट से आ रही होती है, तो उस तरह से एक चीज़ को शूट किया जाता है मूवीज़ को ख़ास तौर पे,
तो इस जगह पर भी, इस मूवी के अंदर भी यही देखा जा सकता है कि मुख्तलिफ लाइट सोर्स आ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चांद का एक हिस्सा बिल्कुल डार्क साइड पे होता है और एक हिस्सा सूरज की साइड पे होता है, तो एक ही रोशनी पड़नी चाहिए, सामने किसी का साया नहीं बनना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर साए नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ, और इस वजह से नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ लाइट सोर्स का यूज़ हुआ है और यहाँ पर स्टूडियो के अंदर इस फिल्म को बाकायदा से रिकॉर्ड किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कह रहे हैं। उसके बाद है जी वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। अब पहले वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है कि इसको समझ लें। हमारी ज़मीन के अंदर जो कोर मौजूद है, ज़मीन का जो कोर है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, उसके अंदर पिघला हुआ मेटल है, आयरन है, मैग्नीशियम है, और उससे मिलके वो बना हुआ है कोर हमारी ज़मीन का। और उसको अल्लाह ताला ने बिला वजह नहीं बनाया, इसलिए बनाया ताकि जो सूरज की रेडिएशन आती हैं हमारी ज़मीन की तरफ, उसको वो रोक सके। और ख़ास तौर पर सबसे जो बड़े बड़े एस्ट्रॉयड और पत्थर हमारी ज़मीन की तरफ आते हैं, उनको हमारी ज़मीन प्रोडक्टिव तय के तौर पर रोक सके। क्योंकि जब भी वो इस वेल एंड रेडिएशन बेल्ट के सामने आने की कोशिश करते हैं तो वो इनको या तो छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है, या फिर उसको जला देता है। कोई भी चीज़ क्रॉस करने की कोशिश करती है हमारी ज़मीन की तरफ आते हुए तो ये इसलिए अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव तय बनाई है, लेकिन कोई भी इंसान इसको क्रॉस नहीं कर सकता। क्योंकि अगर कोई इससे गुजरने की कोशिश करेगा तो पत्थर वहाँ पर जल जाते हैं। तो ये मशीन्स क्या चीज़ हैं, इंसान क्या चीज़ है। लेकिन एक क्विक टाइम होता है जिसके अंदर से मशीन्स इसको बर्दाश्त करके निकल सकती है इस जगह से, लेकिन इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं है किसी भी तरह से सर्वाइव करना इस जगह के अंदर। लेकिन आज हम मानते हैं कि आज इंसान इस काबिल है कि निकल सकता है शायद उस बेल्ट से। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1969 की। क्या उस टाइम के अंदर ये टेक्नोलॉजी थी कि नासा ने जो शो करवाया कि हम वाकई चांद पर गए हैं। उसके बाद ये अगला पॉइंट है अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, यानी कि ना समझ आने वाला, ना पहचान में आने वाला कोई ऑब्जेक्ट। जब स्टूडियो के अंदर शूटिंग हो रही होती है तो जाहिर है कि सामने आपने कोई हेलमेट पहना हुआ है और आपके सामने कोई स्टूडियो लाइट्स हैं या कुछ भी आपके सामने पड़ा हुआ है, तो उसका शेडो या उसका एक इमेज आपके हेलमेट के सामने ज़रूर बनेगा। तो इसी तरह का एक ऑब्जेक्ट देखा गया जब इस फिल्म को शूट कर रहे थे। एक एस्ट्रोनॉट ने जो हेलमेट पहना हुआ है उसके अंदर कोई एक अनआइडेंटिफाइड सी चीज़ नज़र आ रही है। तो इससे इसके बारे में जब पूछा गया साइंटिस्ट से नासा के, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं ये कहाँ से है। तो नहीं, सीरियसली उनका यही जवाब था कि वी डोंट नो कि ये कहाँ से आया और ये क्या चीज़ है। इसके बाद अगला पॉइंट कि जो एस्ट्रोनॉट ने चांद की सरजमीन पर ऐसे उछल कर जंप लगा के जो वीडियो शो की थी दुनिया को कि हम वहाँ पर लैंड कर रहे हैं, वहाँ पर ग्रेविटी कम है और हम उछल कर वहाँ पर चल रहे हैं। अगर इस वीडियो फुटेज को अगर हम थोड़ा सा इसकी स्पीड को बढ़ा दें तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। ऐसे नॉर्मल हो जाएगी कि जैसे हम ज़मीन पर उछल रहे हैं, जितनी आसानी से हम ज़मीन पर उछल रहे हैं वैसे इस वीडियो की कंडीशन हो जाएगी। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि इस वीडियो को स्लो मोशन किया गया है जानबूझ के ये शो करवाने के लिए कि हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर ग्रेविटी कम है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एक पॉइंट है बहुत बड़ा, क्योंकि चांद पर ग्रेविटी कम है तो इसी चीज़ को उनको शो करवाना था और इसीलिए उन्होंने स्पीड को थोड़ा सा लो कर दिया। इसके बाद एक एस्ट्रोनॉट था जो इसी मिशन के दौरान जब चांद की सरफेस पर चल रहा था तो अचानक से वो गिर जाता है। उसको एक दूसरा एस्ट्रोनॉट उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके उठाने से पहले ही उसकी टांग पहले उठती है, जो गिरा हुआ था उसकी पहले टांग उठती है और उसके बाद वो खुद उठता है। दैट मीन्स कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये कहते हैं कि इनको हैंगिंग केबल के ज़रिए स्टूडियो के अंदर लटकाया गया था, हैंगिंग केबल के ज़रिए इनको उठाया गया उस शख्स को। तो पता नहीं चला कि शूटिंग के दौरान अचानक से वो उसकी पहले टांग ऊपर उठ गई और उसके बाद वो एस्ट्रोनॉट खुद उठा बाद में। हालांकि जो उठा रहा था उसने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया, उसको उठाने की कोशिश कर रहा था अभी वो। तो कहते हैं कि एक हिडन केबल्स हैं जो इनके पीछे लगी हुई हैं और ये पूरा एक सेटअप के तौर पे इसको रिकॉर्ड किया गया। तो सच्चाई क्या है ये आप लोग बहुत स्मार्ट हैं जज करने के लिए। सबसे मेन पॉइंट जिसका नासा जवाब नहीं दे पाता और आएँ बाएँ शाएँ करने की कोशिश करता है वो ये कि जब इसकी एक्चुअल फुटेजेस को देखा गया मून लैंडिंग के बाद तो वहाँ पर आसमान में स्टार्स नहीं हैं। अब नासा ये कहता है कि जब हमने फिल्म को धोकर लाए, यानी फिल्म को हमने निकालने की कोशिश की, पिक्चर्स को निकाला, तो उस दौरान पिक्चर्स को वॉच करते हुए ये स्टार्स पीछे से डिसअपेयर हो गए, गायब हो गए। तो हमें इसका आइडिया नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम कैमरा की क्वालिटी इतनी हाई नहीं थी, तो इस वजह से ये गायब हो गए हैं। हालांकि आप स्पेस में चले जाएं, जिस जगह भी आप चले जाएं, हालांकि वहाँ पर खला भी होगा, वैक्यूम भी होगा, तो स्टार्स तो आपको हर जगह नज़र आएंगे। मून जहाँ पर भी मौजूद है उसको जितने भी दूर उससे स्टार्स हैं नज़र तो वो ज़रूर आएंगे, लेकिन यहाँ पर स्टार्स नज़र नहीं आ रहे। तो नासा ने कहा कि इस कैमरे के फॉल्ट की वजह से और इस कैमरे को पिक्चर्स जिससे ली गई हैं उसकी वजह से ये फॉल्ट आया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीस्ट ये कहते हैं कि अगर ये स्टार्स को दिखा देते तो एस्ट्रोनॉट जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं, कॉन्स्टिलेशन को स्टडी करते
यानी कि सितारों के जुर्मट को स्टडी करते हैं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर मौजूद होते हैं और उनको स्टडी करने के बाद ये अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये किस एंगल से फ़ोटो खींची गई है, किस जगह पर रहकर खींची गई है, चांद के किस हिस्से में खींची गई है और ये कौन सा एरिया है। तो इस वजह से इसको छुपाया गया कि भैया इस टेंशन से निकलो, इससे पहले कि ये नए स्यापे को डालें, सितारे मिटा दो। कॉन्स्टलेशन को देखकर पुराने ज़माने के लोग अंदाज़ा लगाया करते थे, सफ़र किया करते थे, तो इन्होंने इसीलिए इस स्यापे को मुका दिया। एक और अहम पॉइंट कि जब मूवी की शूटिंग हो रही होती है तो एक इन्होंने जानबूझकर एक क्रॉस पॉइंट होता है जो इन्होंने रखा दरमियान में और बताया कि हमें इस क्रॉस पॉइंट के ऊपर कैमरा को रखना है। तो आप देखें कि जो भी वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं उनके दरमियान के अंदर एक क्रॉस होता है, जो आजकल एक विंटेज फुटेजेस शो होती हैं आपको, विंटेज फुटेजेस जो होती हैं जो पुराने ज़माने में कैमरा से रिकॉर्ड होती थी, तो उनके दरमियान में क्रॉस आता है, वो बताता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो इन लोगों ने जब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग शुरू की तो जहाँ पर इन्होंने क्रॉस लगाया वहाँ से कैमरा इनका हिला हुआ है कि कैमरे को फिक्स नहीं किया गया, लेकिन क्रॉस दरमियान में होने की बजाय इधर चला गया। अब इन्होंने तो लगाया था कि क्रॉस हमने यहाँ पर लगाया तो कैमरे को भी यहीं आना चाहिए था ताकि दरमियान पे फोकस करे, लेकिन गलती से ये हुआ कि कैमरा इधर हिल गया और क्रॉस यहाँ चला गया। तो मतलब एक दरमियान में नहीं आ रहा वो, इसका मतलब ये है कि मामला गड़बड़ है। और दूसरा मेन पॉइंट के अक्सर जगहों पर वीडियो फुटेजेस के दौरान जो क्रॉस का निशान है वो अक्सर ऑब्जेक्ट्स के पीछे है। आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जब फुटेज बन रही है, मैं सामने बैठा हूँ तो मेरे सामने क्रॉस आएगा ना जब मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन अक्सर जगहों पर ऑब्जेक्ट आगे और क्रॉस का निशान पीछे है जो थोड़ा सा कट रहा है यहाँ से और वो नज़र आ रहा है। तो अब आप खुद सोचें कि ये चल क्या रहा है। एक और अहम पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, वो ये है कि साइंटिस्ट ने हर तरह से इसको स्टडी करने की कोशिश की है ताकि सच को फाइंड कर सकें। तो इन्होंने दो मुख्तलिफ पिक्चर्स को जो चांद पर मून लैंडिंग के हवाले से पेश की जाती हैं सबूत के तौर पर, उनको लिया और एक ही जैसी दो पिक्चर्स को जो थोड़ी सी डिफरेंट थी उनको रख कर देखा, एक साथ एक दूसरे के ऊपर रख कर देखा, तो पता चला कि ये सेम पहाड़ हैं जिनके ऊपर उनका आगे का एरिया चेंज कर दिया गया है, लेकिन पीछे के पहाड़ सेम है और एक ही पिक्चर को थोड़ा सा एडिट करके दो पिक्चर्स को बना दिया गया सेम, और पीछे पहाड़ बिल्कुल सेम ही है। नासा ने कहा कि यहाँ चांद पर तकरीबन एक ही जैसे पहाड़ हैं जो एक ही जैसे दिखने में लगते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि पहाड़ों की शेप एक जैसी नहीं हो सकती, थोड़ी डिफरेंट होती है ऊपर नीचे और किसी भी तरह के ऊंचाई में पहाड़ होते हैं। तो ये कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है जो आपको देना चाहिए, मतलब कुछ तो बोलेंगे ना आप, ज़ाहिर कुछ तो लोग कहेंगे। तो ये मेन पॉइंट्स हैं। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अब आप मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। क्या आपको लगता है कि ये मून लैंडिंग वाकई फेक थी? ये सब बातें मैंने आपको वो बताई हैं जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं, जो रिसर्च करने के बाद ये पॉइंट सामने रखते हैं, और इसमें से अक्सर चीज़ें सही भी होती हैं। अक्सर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऐसी आती हैं जो सही भी होती हैं। ज़रूरी नहीं कि उनके अंदर कुछ ना कुछ साजिश हो या किसी चीज़ को नेगेटिव करने की कोशिश की जा रही हो। तो इन सब पॉइंट्स को सुनने के बाद आप क्या कहते हैं? आपके माइंड में इसके बारे में क्या है? तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।